हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव लर्निंग में। जैसा कि हम कवर कर रहे थे पौड़ी गढ़वाल जनपद के बारे में, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने पौड़ी गढ़वाल में स्थित प्रमुख जल विद्युत परियोजना को देखा और साथ ही वहां पर स्थित दो प्रमुख संग्रहालय जो श्रीनगर में स्थित हैं उनको भी हमने जाना। आई होप वीडियो आपको समझ में आई होगी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पौड़ी गढ़वाल जनपद के प्रमुख दर्शनीय स्थल या फिर वहाँ के प्रमुख मंदिरों के बारे में। यहाँ पर मैंने जनपद का एक स्केच मैप बनाया हुआ है और जिसमें प्रमुख दर्शनीय स्थल और मंदिरों को मेंशन किया गया है। आप पौड़ी गढ़वाल जनपद का ऐसे ही एक मैप बना लीजिए। इसको देखने से ही आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी कौन सा मंदिर या फिर कौन सी गुफा या कोई स्मारक वो पौड़ी गढ़वाल जनपद से किस ओर स्थित है, साथ ही किस नगर के अंतर्गत स्थित है। जैसे कि बात करें श्रीनगर की, तो श्रीनगर के आसपास जो प्रमुख मंदिर स्थित हैं वो है शंकर मठ, कमलेश्वर, राज राजेश्वरी मंदिर, इसी के साथ गोरखनाथ की गुफाएं। श्रीनगर के पश्चिम की ओर ही कीर्ति नगर स्थित है। दक्षिण में देखें तो काली कमली मंदिर, इसी के बाद श्रीनगर के दक्षिण की ओर स्थित है देवलगढ़, जहां सोम का भांडा एक स्मारक बना हुआ है। तो यहां पर मैंने स्केच के माध्यम से आपको सबसे पहले जो हम जानेंगे श्रीनगर और उसके आसपास के प्रमुख दर्शनीय स्थल के बारे में। तो आप एक स्केच मैप ऐसे ही बना लीजिए और साथ ही हेडिंग डालिए श्रीनगर। सबसे पहले श्रीनगर की बात करें तो इस नगर की जो स्थापना करी गई वो गढ़वाल नरेशों के द्वारा 1358 में करी गई। ठीक है, तो स्थापना 1358 में गढ़वाल नरेशों के द्वारा। इसी के बाद गढ़वाल पहाड़ी का सबसे बड़ा नगर भी ये है। ठीक है, श्रीनगर गढ़वाल पहाड़ी का सबसे बड़ा नगर है। तो ये चीज आप नोट करते हुए चलिएगा कि जो गढ़वाल पहाड़ी का सबसे बड़ा नगर है वो कौन सा है, हमारा श्रीनगर। तो गढ़वाल, यहां पर मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, सबसे बड़ा नगर। ठीक है, प्रश्न में यदि पूछा जाए कि गढ़वाल पहाड़ियों में सबसे बड़ा नगर इनमें से कौन सा है, तो 4 ऑप्शन में से हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, श्रीनगर। इसी के साथ श्रीनगर गढ़वाल नरेशों की राजधानी भी रही है और साथ ही ब्रिटिश गढ़वाल के समय में ये ब्रिटिश गढ़वाल की भी राजधानी रही है। और इसी के बाद श्रीनगर में बात करें श्रीनगर की स्थिति की कि श्रीनगर कहां पर स्थित है, तो पौड़ी गढ़वाल जनपद में लगभग पौड़ी से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और नदी के बारे में पूछा जाए कि किस नदी के तट पर स्थित है, तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में जब पौड़ी गढ़वाल जनपद का रिवर सिस्टम बताया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारी इस ओर से कौन सी नदी प्रवाहित होती है। आपने अगर वो लेक्चर देखा होगा तो आपको मालूम होगा कि इस एरिया से हमारी अलकनंदा नदी प्रवाहित होते हुए देवलगढ़ के पास जो टिहरी गढ़वाल में स्थित है वहां पे भागीरथी से मिल जाती है। तो श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है, श्रीनगर हमारा अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। तो ये कौन सी नदी है, अलकनंदा। आप इसको एक स्केच के माध्यम से करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा जल्दी और आराम से याद हो जाएगा। इसी के साथ मैंने आपको अन्य रिवर सिस्टम भी बताए थे कि इसी के बाद ये गंगा नदी के रूप में पौड़ी गढ़वाल के समीप प्रवाहित होती है। सतपुली में इसमें नयार नदी आकर मिलती है। ठीक है, और इसी के बाद जो प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रमुख जल विद्युत परियोजना को देखा था तो उसमें मैंने आपको बताया था चीला डैम जो किस पर बना है, गंगा नदी पर बना है। तो वो चीला डैम हमारा इस जगह पे लगभग बना हुआ है। ठीक है, किस पे, गंगा नदी पर। तो ये क्या है, हमारा चीला डैम। ठीक है, तो ये है गंगा नदी, ये है अलकनंदा नदी। प्रश्न में अब अगर पूछा जाए आपसे कि श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है, तो वो है हमारे अलकनंदा नदी के तट पर स्थित, अलकनंदा नदी तट पर। ठीक है,
इसी के बाद बात कर लेते हैं श्रीनगर में प्रमुख मंदिरों के बारे में। तो सबसे पहले श्रीनगर के उत्तर की ओर अगर हम देखें एक मानचित्र के माध्यम से, तो उत्तर में क्या स्थित है, शंकर मठ। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि शंकर मठ, इसका निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा कराया गया था। ठीक है, तो यहां पर पहला शंकर मठ, आदि गुरु शंकराचार्य। आदि गुरु शंकराचार्य या फिर शंकर मठ किससे संबंधित है, आदि गुरु शंकराचार्य से संबंधित है। तो इस चीज को आप याद रखते हुए चलिएगा। इसी के बाद कमलेश्वर महादेव का मंदिर, कमलेश्वर मंदिर, ये मंदिर संतान दाता के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, इस मंदिर की जो मान्यता है वो संतान दाता के रूप में इस मंदिर की मान्यता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, संतान दाता के रूप में प्रसिद्ध। और इस मंदिर की ऐसी मान्यता है कि यहां पर भगवान राम ने भगवान शिव की 1000 फूलों की उपासना भी करी थी, लेकिन उनको ऐसा लगा कि एक फूल कम हो गया है, तो पश्चाताप के रूप में उन्होंने क्या करा, अपनी एक भेंट दान पर दे दी। ठीक है, तो ये भी इसकी एक मान्यता है कि भगवान राम के द्वारा यहाँ पर भगवान शिव की 1000 फूलों की उपासना करी गई, और ये प्रसिद्ध है मंदिर, संतान दाता के लिए ये प्रसिद्ध है। इसी के बाद बात करें पूरब की ओर, तो श्रीनगर से पूरब की ओर कुछ दूरी पर राज राजेश्वरी मंदिर स्थित है, जिसकी स्थापना कराई थी गढ़वाल नरेशों के द्वारा। आपने इतिहास में पढ़ा होगा, राज राजेश्वरी जो गढ़वाल नरेशों की कुल देवी के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसकी स्थापना किसने कराई थी, गढ़वाल नरेशों के द्वारा कराई गई थी, राज राजेश्वरी। इसी के बाद बात कर लेते हैं श्रीनगर के दक्षिण की ओर। तो श्रीनगर के दक्षिण में काली कमली मंदिर स्थित है, उसी के साथ देवलगढ़ जो ये पॉइंट बना हुआ है, इसी के आसपास हमारा सोम का भांडा जो स्मारक बना हुआ है जिसमें कूटलिपि लिखी है वो स्थित है। ठीक है, तो प्रश्न में यदि पूछता है कि सोम का भांडा कहां पर स्थित है, तो वो देवलगढ़ में स्थित है। अगर श्रीनगर नगर के संबंध में पूछता है तो श्रीनगर में स्थित है, और जनपद के संबंध में अगर पूछता है तो किस जनपद में है, पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। तो सोम का भांडा ये क्या है, एक स्मारक बना हुआ है, और इस स्मारक में कूटलिपि लिखी है। इस स्मारक में कूटलिपि लिखी है, और यहीं पर देवलगढ़ पर ही नाथ सिद्धों की गुफाएं भी स्थित है। ठीक है, तो सोम का भांडे में ही आप ऐड कर लीजिए कि इसी में नाथ सिद्धों की गुफाएं भी स्थित है। नाथ सिद्धों की गुफा भी यहां पर स्थित है। इसी के साथ काली कमली मंदिर यहां पर स्थित है, काली मंदिर। यहां पर धारी देवी मंदिर स्थित है, धारी देवी मंदिर। मंदिरों से आयोग प्रश्न पूछता है कि कौन सा मंदिर कहां पर स्थित है, तो अलग अलग जनपद के अलग अलग कौन कौन से मंदिर है मैं आपको वैसे ही बता रहा हूं। आपने अगर देहरादून के लेक्चर देखे होंगे तो उसमें भी देहरादून में जो मंदिर स्थित हैं वो भी मैंने आपको देहरादून के प्रमुख दर्शनीय स्थल में बताया। इसी के साथ ये है पौड़ी गढ़वाल जनपद के प्रमुख दर्शनीय स्थल। इसमें जो हम कवर कर रहे हैं वो कर रहे हैं अभी श्रीनगर के आसपास के प्रमुख मंदिर या फिर वहां दर्शनीय स्थल के बारे में। तो धारी देवी मंदिर के बाद इंद्रकील मंदिर भी यहां पर स्थित है। इसी के साथ गोरखनाथ की गुफाएं यहां पर स्थित हैं। और इसी के बाद यहां पर एक मंदिर और स्थित है, मणिकनाथ मंदिर।
ठीक है, आई होप आपको ये स्केच के माध्यम से काफ़ी आसानी से समझ में आ रहा होगा कि ये मंदिर की जो हम बात कर रहे हैं ये कहाँ पर स्थित है, श्रीनगर के आसपास स्थित है। ठीक है, इसमें देवलगढ़ जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राज राजेश्वरी शंकर मठ शंकराचार्य आदि गुरु शंकराचार्य से संबंधित है, जिसका निर्माण ऐसा कहा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा कराया गया था। इसी के बाद बात कर लेते हैं श्री पौड़ी गढ़वाल जनपद के कोट द्वार के बारे में। ठीक है, कोट द्वार को आप सभी लोग जानते भी होंगे कि गढ़वाल का प्रवेश द्वार इसे कहा जाता है, और उसी के समीप हम बात करेंगे कण्व आश्रम की, सिद्धबली मंदिर और दुगड्डा की। ठीक है, और साथ ही देखेंगे यहाँ पर और अन्य कौन से प्रमुख मंदिर स्थित हैं, साथ ही किस नदी के तट पर ये स्थित है। तो चलिए श्रीनगर के बाद जान लेते हैं हम कोटद्वार नगर के बारे में। तो आप हेडिंग डाल लीजिए दूसरा, पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित कोटद्वार। गढ़वाल का प्रवेश द्वार। ठीक है, कोटद्वार को गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहते हैं, आप ये सभी लोग जानते होंगे। इसी के साथ कोटद्वार जो जनपद में स्थित है वो मैदानी भाग में स्थित है, और किस नदी के तट पर स्थित है, तो मैंने आपको बताया था कि कोटद्वार के बगल से एक नदी प्रवाहित होती है कुछ इस प्रकार से। वो कौन सी नदी है हमारी, खो नदी। इसी के साथ इसी के बगल में एक नदी और प्रवाहित होती है, गंगा की सहायक नदी, तो वो कौन सी है, मालिनी नदी। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है आप उसको एक बार देख लीजिए, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कोटद्वार खो नदी के तट पर स्थित है। रिवर सिस्टम नदी, किस नदी के तट पर कौन सा नगर हमारा बसा हुआ है वो भी आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो कोटद्वार खो नदी के तट पर स्थित है। कण्व आश्रम की बात करें तो कण्व आश्रम मालिनी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और जो चीला डैम मैंने बताया था आपको जो गंगा नदी पर बना है, तो ये हमारी गंगा नदी प्रवाहित हो रही है। तो चीला डैम कहाँ पर बना है, इस तरफ चीला डैम बना हुआ है। तो कोटद्वार में मोर ध्वज का किला भी स्थित है। तो मोर ध्वज का किला, मोर ध्वज का किला यहीं पर स्थित है। इसी के साथ बात करते हैं कोटद्वार के समीप मंदिरों के बारे में या फिर आश्रम के बारे में। तो सबसे पहले सिद्धबली जो कोटद्वार से उत्तर की ओर लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, सिद्धबली। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखते हुए चलता हूं। पहला सिद्धबली, ये हनुमान मंदिर है। इसी के बाद जो अगला है हमारा वो है कण्व आश्रम। कण्व आश्रम को ये भारत जो राजा दुष्यंत के पुत्र भरत थे उनकी जन्मस्थली भी है। इसी के साथ कण्व आश्रम का ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से भी काफी महत्व है। यहाँ पर अनेक पुरातत्व की मूर्तियां भी रखी गई हैं। ठीक है, अनेक पुरातत्व की मूर्तियां रखी गई हैं कहाँ पर, कण्व आश्रम में। इसका पौराणिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से काफी महत्व है। कण्व आश्रम में ही प्राचीन समय में शिक्षा का ये एक केंद्र हुआ करता था। तो यहीं पर महाकवि कालिदास ने अपनी शिक्षा प्राप्त करी थी, और अभिज्ञान शकुंतलम की जो रचना करी वो उन्होंने यहीं पर करी। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखते हुए चलता हूं, कण्व आश्रम भरत की जन्मस्थली। इसी के साथ महाकवि कालिदास ने यहां पर शिक्षा प्राप्त करी थी। और इन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना करी। तो अभिज्ञान शकुंतलम की रचना जो महाकवि कालिदास के द्वारा करी गई है वो कहाँ, उन्होंने कण्व आश्रम में शिक्षा प्राप्त करी। उसी के बाद उन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम की शिक्षा यहाँ पर प्राप्त करी। इसी के साथ यहाँ पर अनेक पुरातत्व महत्व की मूर्तियां भी रखी गई हैं।
और इसी में एक पॉइंट और आता है कि महाकवि कालिदास इस नगर को किसलय के नाम से पुकारते थे। ठीक है, तो महाकवि कालिदास इसको किस नाम से कहते थे? किसलय। तो किसलय कौन कहता था कण्व आश्रम को? महाकवि कालिदास के द्वारा इस कण्व आश्रम को किसलय के नाम से पुकारा जाता था। इसी में जो अगला है, यहां पर अनेक पुरातत्व महत्व की मूर्तियां रखी गई हैं। और इनका जो जिक्र है वो हमारे महाकवि कालिदास के द्वारा लिखित अभिज्ञान शकुंतलम में भी किया गया है। इसी के बाद वर्तमान में 2018 को आइकॉनिक प्लेस की सूची में रखा गया है। ठीक है, कण्व आश्रम आइकॉनिक प्लेस की सूची में। इसी के साथ चमोली के माड़ा गांव को भी आइकॉनिक प्लेस की सूची में रखा गया है। आइकॉनिक प्लेस वो प्लेस हैं जिनको केंद्र के द्वारा एक स्वच्छ भारत मिशन के तहत सरकार क्या कर रही है, 100 ऐसे नगर का चयन कर रही है जिसका पौराणिक, धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्व है। उनके चयन करने के बाद उनका विकास किया जाना है। तो इसी में कण्व आश्रम को 13 जून 2018 को, इसी के साथ माड़ा गांव जो चमोली में स्थित है उसको भी आइकॉनिक प्लेस की सूची में रखा गया है। ठीक है, उसको हम चमोली जनपद में देखेंगे। तो यहां पर फिलहाल पौड़ी गढ़वाल जनपद के कण्व आश्रम को आइकॉनिक सूची में रखा गया है। ठीक है, इसी के बाद कण्व आश्रम का एक पौराणिक नाम भी हमें देखने को मिलता है। इसको कण्व आश्रम के साथ साथ चौकी घाट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका एक अन्य नाम क्या है? चौकी घाट। चौकी घाट के नाम से भी कण्व आश्रम को जाना जाता है। ठीक है, कण्व आश्रम के जगह पे अगर चौकी घाट शब्द हो तो वो हमारा किससे संबंधित है? कण्व आश्रम जो कोटद्वार के समीप स्थित है और पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। ठीक है, इस चीज को आप याद करते हुए चलिएगा, चौकी घाट। इसी के बाद बात करते हैं कोटद्वार में स्थित दुगड्डा की। ठीक है, इसी में जो सिद्धबली मंदिर है, जो हनुमान का प्रसिद्ध मंदिर है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं उसको। इसी के साथ कोटद्वार में ही कण्व आश्रम, जिसका ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से काफी महत्व है, साथ ही इसको वर्तमान में आइकॉनिक प्लेस की सूची पे भी रखा गया है। इसी के साथ माड़ा गांव जो चमोली में स्थित है उसको भी आइकॉनिक प्लेस की सूची में रखा गया है। ठीक है, और इसी को चौकी घाट के नाम से भी जानते हैं। अब बात कर लेते हैं दुगड्डा की। दुगड्डा जो स्थित है वो कोटद्वार से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर हम मानचित्र या स्केच के माध्यम से देखें तो कोटद्वार से लगभग उत्तर की ओर जाने पर यह सिद्धबली से आगे स्थित है। और इस दुगड्डा को जो बसाया था वो पंडित धनीराम ने अपने खेत पर बसाया था। तो तीसरा इसमें है हमारा दुगड्डा। दुगड्डा इसको पंडित धनीराम ने और ऐसा कहा जाता है कि गढ़वाल में जो कुली बेगार प्रथा है और इसी के साथ डोला पालकी आंदोलन, आर्य समाज की स्थापना और स्वराज प्राप्ति की भावना को जो उजागर किया है वो दुगड्डा को ही जाता है। ठीक है, तो दुगड्डा के ने ही डोला पालकी आंदोलन, आर्य समाज की स्थापना और स्वराज प्राप्ति की भावना और इसी के साथ कुली बेगार की जो प्रथा थी वो किसने उजागर करी? दुगड्डा ने ही करी। तो कुली बेगार, डोला पालकी आंदोलन
आर्य समाज की स्थापना। ठीक है, इसका श्रेय किसको जाता है? दुगड्डा नगर को ही जाता है, जिसको किसने बसाया था? पंडित धनीराम ने अपने खेत पर बसाया था। और यहीं पर 1930 में चंद्रशेखर आजाद भी आए थे, जिन्होंने इसी के समीप जंगल में पिस्टल चलाने की ट्रेनिंग भी ली थी। ठीक है, तो 1930 में यहां पर 1930 में चंद्रशेखर ने यहां पिस्टल चलाने की ट्रेनिंग ली थी। इसी के साथ 1930 में यहां पंडित जवाहरलाल नेहरू भी पहली बार आए। तो यहां पर 1930 में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार आए और 1930 के बाद 1945 में दूसरी बार आए। ठीक है, 1930 के बाद 1945 में यहां पर दूसरी बार आए। ठीक है, इसी के बाद कोटद्वार के समीप ही कालागढ़ स्थित है। कालागढ़ कहां पर स्थित है? मैंने आपको रिवर सिस्टम में बताया होगा कि इस जगह से एक नदी प्रवाहित होती है, वो कौन सी? हमारी पश्चिमी रामगंगा, या फिर शायद मैं उस रिवर सिस्टम में पश्चिमी रामगंगा को बताना भूल गया था, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो पश्चिमी रामगंगा हमारी इस जगह से प्रवाहित होती है और कालागढ़ बांध जो बनाया है वो कॉर्बेट पार्क के अंदर ही बना है। जिम कॉर्बेट पार्क यहां पर स्थित है, तो इसी के अंदर कालागढ़ बांध बनाया गया है, जो कहां पर स्थित है? कोटद्वार के समीप ही स्थित है। ठीक है, तो कालागढ़ भी यहां पर स्थित है। सिद्धबली, दुगड्डा, कालागढ़ और कर्व आश्रम किस नगर के समीप स्थित है? हमारे कोटद्वार नगर के समीप स्थित है। कोटद्वार हमारा खो नदी के तट पर स्थित है और कण्व आश्रम मालिनी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, श्रीनगर, अगर दिशा में पूछा जाए तो श्रीनगर अलकनंदा नदी के दाईं ओर स्थित है। इसके बाद शंकर मठ अलकनंदा नदी के बाईं ओर स्थित है। ठीक है, तो ये थी दिशा, जो मैंने आपको एक स्केच के माध्यम से रिवर सिस्टम, साथ ही वहां के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के बारे में बताया। इसी के बाद हम आगे बात करेंगे लैंसडाउन और पौड़ी गढ़वाल और यहाँ पर कुछ अन्य प्रमुख दर्शनीय स्थल या फिर मंदिरों के बारे में। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।